हम्म, कहते राजस्थान की मृदा के बारे में अपन पढ़ेंगे पहले आज, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको जो डिसाइड करनी है, पहले तो मृदा में और मिट्टी में क्या फ़र्क है ये बताओ आप, कौन बताएगा? हैं? फर्टाइल होती है मृदा, मिट्टी का वो पार्ट जो क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब उत्पादक है। और उत्पादकता के लिए आपको पता है कि ये उत्पादकता वो किससे बनती है? ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब है कि जो जीवांश हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, वो मिलेंगे। खाद है, पत्तियां हैं, मरे हुए जानवरों के अंश हैं। और ये ज़मीन की बहुत कम ऊपरी लेयर है जिसमें मृदा की स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है। बाकी नीचे तक मिट्टी को पूरी को अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मृदा की स्टडी कर रहे हैं, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखो, इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब पर्टिकुलर चैप्टर में अपन घुस रहे हैं, तो पहले चैप्टर में उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे? हर चैप्टर के लिए यही आपको देखना है। जैसे पानी का अध्ययन कर रहे हैं अपन, हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मिट्टी को पढ़ रहे हैं तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? पीडोलॉजी को। किसको कहते हैं? मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ राजस्थान की मृदाएं, और इसको अपन साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे? राजस्थान की पीडोलॉजी, राजस्थान का मृदा विज्ञान, राजस्थान की मृदा का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दो चीज़ें और हैं, जैसे आपने ये शब्द पढ़ा है लोगस, और ये शब्द पढ़ा है लॉजी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? वो वही बात बता रहा हूँ कि आप अपने पढ़ने का जो तरीका है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगस मोड पर स्टडी करते हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर दर्जे का होता है। और कुछ लोगों की जो पढ़ाई है वो किस मोड में होती है? लॉजी के मोड में होती है। वो बहुत कम पढ़ के भी बहुत बड़ा रिजल्ट गेन कर लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क तो है। देखो, ये भी अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। और ये भी क्या है? अध्ययन है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इसको अपन लॉजी जिसके आगे लगा हुआ है उसको अपन कहेंगे क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी। जैसे बायोलॉजी, कुछ उदाहरण होते हैं, ये मैंने दिया बायोलॉजी और बायोलॉगस। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बायोलॉजी और बायोलॉगस में क्या फ़र्क है तो दोनों ही जीवों का अध्ययन, लेकिन एक में क्रमबद्धता पाई जाती है और दूसरे में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। तो जब हमने किसी भी विषय का अध्ययन जो शुरू किया है, वो आरंभ में बड़ा अस्त व्यस्त था। आरंभ में बड़ा अस्त व्यस्त था, इसलिए जो अध्ययन की शुरुआत है किसी भी सब्जेक्ट की, वो किस फॉर्म में होती है? लोगस के रूप में होती है। और जब हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब उसके शाब्दिक अर्थ से लेकर उसका मीनिंग, परिभाषाएं, नेचर, विशेषताएं, उससे संबंधित सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के मेरिट्स, डिमेरिट्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सब एक सिस्टम में ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? लॉजी बन जाता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन की शुरुआत जो करते हैं वो अस्त व्यस्त होती है। अब देखो, ये भी अध्ययन है और ये भी अध्ययन है। इन दोनों का सर्कल रिलेशन अपन बनाएंगे, तो ये सर्कल रिलेशन ऐसे बनेगा। इसके अंदर वाले में अपन क्या लिखेंगे? लॉजी लिखेंगे, और यहाँ अपन क्या लिखेंगे? लोगस लिखेंगे। देखो, अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन, अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन अध्ययन का एक पार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब, किसी भी अध्ययन की विषय वस्तु को जब हम शास्त्रीय रूप दे देते हैं, शास्त्रीय रूप देने का मतलब जानते हो क्या? देखो,
शास्त्रीय का मतलब होता है नियमबद्ध, सिस्टेमेटिसिटी, क्रमबद्धता, ताल। उस सब्जेक्ट को पढ़ने की एक धुन हमने खड़ी कर ली है। जैसे ऐसा शब्द आप संगीत के संबंध में काम में लेते हो, तो जैसे लोकगीत, लोक शब्द जहाँ भी अपन यूज लेते हैं, तो लोक का मतलब क्या होता है? उसके कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। लोक का कोई नियम कायदा नहीं होता है, और जिसके जो जी में आया उसी ढंग से प्रस्तुत कर दिया। जैसे लोक नृत्य, तो डीजे पर अपन एक ही गाने के ऊपर 50 जने नाच रहे हैं, तो सबकी शैली क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ तो ऐसे नाचते हैं जैसे अभी जमीन को फोड़ के पानी निकालने वाले हैं, है कि नहीं? तो क्यों नाच लेते हैं अपन? उसकी कोई, क्या कभी अपन डीजे के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाकर नाचते हैं क्या? नहीं नाचते। क्यों नहीं नाचते? क्योंकि उसमें सिस्टेमेटिसिटी है। संगीत का जो सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इन 7 सुरों की ताल होनी जरूरी है। समझ आ गई बात? तो अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर हमने सिस्टेमेटिक स्टडी अकाउंट खड़ा कर लिया है, तो हम उसकी स्टडी किस फॉर्म में कर रहे हैं? तो आज की डेट में हमारे पास मृदा का अपन जो अध्ययन करते हैं, उसमें एक क्रमबद्धता पाई जाती है। इससे संबंधित जो कंसेप्ट है, जो जो सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपने पास सीधा सीधा अकाउंट या पूरा विवरण है। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों में ऐसे जैसे साइकोलॉगस, साइकोलॉजी, साइकोलॉगस और साइकोलॉजी। तो साइकोलॉगस का मतलब क्या है? अब देखो, इनका मीनिंग भी बदलता रहता है, टाइम के साथ हर वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो साइकोलॉजी वही है। साइकोलॉगस को सबसे पहले अपन ने मन की स्टडी के लिए, फिर सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, और फिर चेतना का, और फिर व्यवहार का। अब इस साइके में ऐसा क्या चमत्कार है कि पहले हमने इसको आत्मा की स्टडी कर दिया, फिर इसको मन की स्टडी कर दिया, फिर हमने इसको कॉन्शियसनेस या चेतना की स्टडी कर दिया, आज हम इसको बिहेव की स्टडी कहते हैं। तो कोई तो चमत्कार है इसमें। समझ आ गई बात? तो आज हम साइकोलॉजी को एक शास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आगे क्या लगता है? लॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो लॉजी का मतलब है हमारे पास उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक की विषय वस्तु का सिस्टमेटिक अकाउंट है, पढ़ने के तौर तरीके हैं। सारी जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल ऐसे एकता में बंधी हुई है। ठीक है? तो पहला सवाल आप इसमें लिखेंगे, मृदा के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मिट्टी के कणों के साथ ह्यूमस, मिट्टी के कणों के साथ ह्यूमस का मतलब है जीवांश, लिख लेना कोष्टक में। मिट्टी के कणों के साथ ह्यूमस या जीवांश पाए जाते हैं तथा ये उपजाऊ होती है, इसका संबंध पृथ्वी की ऊपरी सतह से है। इसका संबंध पृथ्वी की ऊपरी सतह से है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से है। ठीक है? दूसरा आप इसमें लिखो, देखेंगे अपन मृदा के स्तर या इसकी परतें। तो जब अपन सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी को सैंड कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। तो जब अपन देखो जैसे खाई खोदते हैं, ठीक है, ऐसे अपन गड्ढा करते जाएं ज़मीन में, सीधा वर्टिकल गड्ढा करेंगे, तो अपने को इसकी जो लेयर हैं उनके अध्ययन का आइडिया लगेगा। तो देखो, ये मान लो कि इसका अपनी पृथ्वी का काट है, जितने फील्ड के लिए अपन मृदा शब्द यूज करते हैं उसका ये काट है। तो इसमें सबसे ऊपर जो परत है वो है ओ लेयर। कौन सी? ओ लेयर। ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? ओ। और ओ को भी हम दो भागों में बांटेंगे, O1 और O2। ये ऊपर वाली क्या है? O1 और O2।
अब ये रटने की बात नहीं है, ये अपन ने जो लिखा है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्राणी शरीर। अब जैसे पेड़ पौधों के अंश हों चाहे जीवों के अंश हों, ठीक है। अब इनको भी अपन ने दो भागों में बांटा है। ओवन जो है वो मृदा की लूज लेयर है, जैसे ऊपर रेत बिखरी हुई है और नीचे अंदर कंसोलिडेटेड या बंधी हुई है। तो जिस गहराई तक ये बिल्कुल बिखर रही है, बिखरी हुई है, तो उस लेयर को अपन क्या कहेंगे, ओवन लेयर कहेंगे। ये बहुत ही लूज होती है, LOOSE, लूज लेयर। मृदा के कणों के बीच में क्या होती है, ढीली पकड़ होती है। और O2 जो है वो कंपोज्ड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, कंपोज्ड, संघनित होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इस O का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है। उसके नीचे वाले परत को अपन क्या कहते हैं, नीचे वाले परत को कहते हैं अपन A। O के बाद में कौन सी परत आती है, A लेयर आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल तो होता ही है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इसमें मेटल्स भी होती है। भाई इसमें तो खाली क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिज्म से, और इसमें क्या होता है, मेटल। मेटल का मतलब क्या हो गया, इसमें मेटल प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होंगे, धात्विक पदार्थ भी होंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा आगे वाली जो परत होती है उसको अपन कहते हैं ए लेयर। क्या कहते हैं, ई लेयर। ई लेयर में क्या होता है, देखो ऊपर वाले में ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके बाद वाली में ऑर्गेनिक और मेटल दोनों है। ई लेयर में बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया तो जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे लेस ऑर्गेनिक मटेरियल। लेस ऑर्गेनिक मटेरियल। हेलो हेलो, क्लास में हो एक बार मैं ना, लेस ऑर्गेनिक मटेरियल। और तीसरी जो परत है उसको अपन कहते हैं बी लेयर, चौथी। बी लेयर का मतलब क्या है, बी लेयर का मतलब है मैक्सिमम सिलिकेट और क्ले मटेरियल। सिलिका किसको कहते हैं, रेत को, सैंड को। तो इसमें सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। अब यहाँ से नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है या कृषि की जो संभावना है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है नीचे वाले में, ठीक है। और इसके नीचे जो परत है उसको सी और आर कहते हैं। जस्ट नीचे वाली परत को अपन क्या कहेंगे, सी लेयर, और इसको क्या कहेंगे, आर लेयर। इनको अपन कॉमनली पेरेंट लेयर कह सकते हैं। पेरेंट लेयर का मतलब है कि यहाँ से जो कण हैं वो ऊपर वाली परतों में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। समझ आ गई बात। अब आप सोचोगे कि ये ऊपर वाली परतों में कन्वर्ट कैसे होंगे, तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो लावा है, पृथ्वी के भूगर्भ में जो लावा है या जो ज्वालामुखी का मटेरियल निकलता है, उसके जमाव से धीरे धीरे या घर्षण से क्या बनती है, रेत बनती है। तो ये नीचे से आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं। अब इन चीज़ों का आपकी एग्जाम से कोई बड़ा लेना देना नहीं है, लेकिन ये इस आपको उस बात का सबूत है कि आज हम मृदा का जो अध्ययन है वो सिस्टमेटिक कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से। तो पहली बात तो ये कि मृदा को अपन ने क्रम से किस में बांट रखा है, परतों में बांट रखा है। इसमें O1 और O2 भी आप छोड़ सकते हो, O, A, E, B, C और R। तो मृदा के लिए आपसे भूगर्भ के मतलब आंतरिक से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर आपसे क्रम पूछ सकते हैं। तो इसमें दूसरा सवाल,
मृदा के स्तरों को या मृदा के मुख्यतः निम्न 6 स्तर माने जाते हैं। निम्न 6 स्तर माने जाते हैं और कोष्टक में लिखो ऊपर से नीचे की ओर या पृथ्वी से भूगर्भ की ओर। इनका क्रम अंदर से बाहर की ओर भी हो सकता है और बाहर से अंदर की ओर भी हो सकता है। समझ आ गई बात? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कंफ्यूज क्या हो सकता है, छोटी सी बात है, जैसे O1 और O2 को, जैसे O2 को पहले दे दिया, O1 को पहले दे दिया, तो O के ऊपर लिख लो, ऊपर वाला क्या होता है O1 और नीचे वाला होता है O2। नीचे के मटेरियल के बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा जो है सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो पीएच स्केल के संबंध में पूछा जाता है। पी के ऊपर घात की जगह कैपिटल एच, पीएच स्केल। अब ये किसकी बात करता है? ये देखो, पीएच स्केल का इस्तेमाल अपन उन सभी स्थानों पर करते हैं जहां हम पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन करना चाहते हैं। तो पदार्थ में सारी चीजें आ गई, खाली मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन। पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन, इसका मतलब है कि उसकी नेचर कैसी है। तो नेचर में मोटे तौर पर अपन 3 चीजें काम में लेते हैं कि वो अम्लीय है या उदासीन है या क्षारीय है। ठीक है, तो देखो ये एक पैमाना है। क्या है? पैमाना। इस पैमाने के ऊपर किसी भी पदार्थ जिसकी प्रकृति का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसकी क्रिया करवाएंगे तो उसके ऊपर एक इंडिकेटर जो है वो एक वैल्यू दिखाएगा अपने को। समझ गए आप? जैसे अपन शुगर का कार्ड है तो उसके ऊपर पेशाब की बूंद डालते हैं तो पेशाब की शुगर का लेवल बताता है कि नहीं बताता हो? ठीक है, तो जितने भी अपने मेडिकल साइंस में जो किट्स यूज किए जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव या किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, वो सारे इसी पद्धति पर आधारित है। तो पीएच स्केल जो है वो किसकी स्टडी में अपनी मदद करेगा? पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन। और पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन इस कार्ड से अपन करके किसी पदार्थ को कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ये आला और बात है, ये साइंस में पूछे, किसी भी सब्जेक्ट में पूछे तो ये जो स्केल है इसमें जो अंकन है ये मान लो कि ये एक स्केल है अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है। ठीक है, समझेंगे इस बात को। खाली मिट्टी की बात नहीं, सब जगह यही फॉर्मूला लागू होगा। इसके एक तरफ 0 होता है और एंड में क्या होता है? 14 होता है। इसके बीच में 7 होता है। अभी आरपीएससी के कम से कम 100 सवाल मैं 5 मिनट में आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पीएच 7 जिस पदार्थ की है, एडजेक्ट 7 पीएच जिसकी है वो उदासीन है। मतलब न क्षारीय है और न, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है शुद्ध जल। शुद्ध जल कौन सा? वर्षा का। प्रकृति में सबसे शुद्ध जल का रूप जो है वो कौन सा है? वर्षा का। वर्षा के जल का मतलब वो नहीं है जो जमीन के ऊपर गिरता है। वर्षा के जल का मतलब वो है कि ऊपर भाप जा रही है और अचानक प्रेशर से वो बूंद का रूप ले रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी मिली हुई नहीं है। और जो पदार्थ पीएच स्केल 7 को रखता है वो इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कैसा होता है? विद्युत रोधी होता है। और इसके इधर भी गंदगी है उधर भी गंदगी है, पानी की बात करें तो शुद्ध जल में करंट आ सकता है क्या? नहीं आएगा।
शुद्ध पानी का टब भरा हुआ है, उसके एक छोर पे दोनों वायर डाल दो बिजली के, दूसरी तरफ हाथ दे दो, मरोगे नहीं है। तो कोई आदमी बिजली का करंट का झटका खा के आत्महत्या करना चाहे तो उसको पहले परख लेना चाहिए कि जिस पानी में हाथ दे रहा हूँ वो गंदा है कि साफ है। बाकी अपने जिस पानी के संपर्क में आते हैं वो सारे कैसे हैं, विद्युत रोधी। ठीक है। दूसरी बात, 0 से लेकर 7 के बीच में जो पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है। और इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। देखो ये दोनों तरफ तीर का निशान का मतलब मीनिंग और होता है। यहां मैंने एरो का निशान इधर लगाया है, इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से 0 की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जो लोग जिस एसिड से या जिस तेजाब से लोगों का चेहरा जलाते हैं उसकी पीएच लगभग 1 के आसपास होती है, 1.5 के आसपास होती है। मतलब फास्ट एसिड होता है, लकड़ी के ऊपर डालेंगे एकदम से, जैसे 0.1 कंसंट्रेशन का जो होता है वो पत्थर को भी जला देता है। आप पत्थर के ऊपर डालोगे पूरे में छेद निकाल देगा वो। ठीक है। तो जिस पदार्थ की वैल्यू 7 से जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी अम्लीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और 0 से 7 तक जाएंगे वैसे वैसे उसकी अम्लीयता घटती जाएगी। और 7 पे जाकर अम्लीयता और अक्षारीयता दोनों क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती है। यहाँ 7 से जैसे जैसे अपन 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, क्षारीयता। क्या बढ़ेगी, क्षारीयता। ठीक है। अब देखो ये जो चीज है, यहां एसिडिटी पीएच का मान घटने पर बढ़ेगी और क्षारीयता पीएच का मान बढ़ने पर। लेकिन दोनों ही कहां से शुरू होंगे, 7 से। इसकी भी शुरुआत 7 से करेंगे। 7 पर अम्लीयता और क्षारीयता दोनों क्या होती हैं, शून्य होती हैं। समझ में आ गई बात। दूसरी बात देखो, मैं आपको बताऊं कि एक लवण शब्द काम में लेते हैं अपन। क्या काम में लेते हैं, लवण। लवण को सामान्य भाषा में अपन खार कहते हैं, या इसी को अपन जनरली क्या कह देते हैं, क्षार कह देते हैं। अगर भूगोल में है तो कोई बात नहीं, क्षारीयता से ले सकते हो आप। लेकिन साइंस में इस चीज को आप पढ़ोगे तो साइंस में लवण दूसरी चीज होती है। साइंस में लवण दूसरी चीज होती है। साइंस में इसका मतलब अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का। जैसे अपन खाने का नमक काम में लेते हैं NaCl, इसमें सोडियम जो है इसके ऊपर प्लस आयन होता है और क्लोराइड के ऊपर माइनस आयन होता है। तो जिसके ऊपर प्लस आयन होता है वो हमेशा क्या होता है, एसिड होता है, और जिसके ऊपर माइनस आयन होता है वो हमेशा क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है। ये मैंने आपको पीएच स्केल बताया। अब इसको आप बॉडी के किसी फ्लूइड के ऊपर लागू करो, किसी अन्य फ्लूइड पर लागू करो, या दूध पर लागू करो। जैसे सवाल पूछते हैं मनुष्य के पेशाब की पीएच है, मनुष्य के पेशाब की पीएच है, और उसमें लिखा होता है मनुष्य के पेशाब की पीएच 6.4 है। तो मनुष्य का पेशाब, पहली बात तो ये बताओ कि उदासीन है, अम्लीय है, या क्षार है, अम्लीय है। समझा की बात। दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, दुर्बल, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके नजदीक है। ठीक है। ऐसे ही में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, इसकी पीएच के बारे में आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 2.5 है, तो ये कैसा है, प्रबल अम्ल है। ठीक है। बाकी इनकी कंसंट्रेशन गाढ़ेपन से ये जो है बदलती रहती है पीएच। दूध की पीएच में ये कह रहा हूं कि 7.6 है, तो दूध कैसा है, क्षारीय, हल्का नमकीन महसूस होता है अपने को। अपने लगती है तो खून को चूसते हैं ना अपन, कई बार लग जाती है तो तुरंत मुंह में लेते हैं अंगुली, तो कैसा लगता है, हैं? अरे ये बताएगा खून की, रक्त की, ब्लड की पीएच कितनी है, कैसा है, ये क्षारीय, कैसा लगेगा। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ अपन ज्योग्राफी में क्षार का मतलब नमकीन से लेंगे,
दूध हल्का नमकीन होता है, खून हल्का नमकीन होता है। समझ में आ गई बात है? अब पिंकी हंस रही है कि पेशाब कैसा होता है? एसिड होता है। भाई 3 एग्जाम्पल दिए बॉडी के फ्लूइड के मैंने, है ये मोरारजी देसाई बता सकते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ो। मोरारजी देसाई ने पूरी लाइफ अपने स्वमूत्रपान किया, अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां अपने क्या काम की चीज है, देखो मृदा की पीएच जो है, मृदा की पीएच कितने से कितने के बीच में होती है? 6.5 से 7.5 के बीच होती है। ये देखो, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं हो सकती। और मैं मृदा की बात कर रहा हूँ। मृदा उसी को कहेंगे जिसकी पीएच इसके बीच स्टैंड करेगी। अगर इससे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई या इससे ज़्यादा क्षारीयता बढ़ गई तो उसकी फर्टिलिटी या उपजाऊपन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मृदा की पीएच सामान्यतया 6.5 से 7.5, मतलब हल्का क्षार हो सकता है, हल्का अम्लीय प्रभाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्षारीय और बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रभाव आ गया तो उसको मृदा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी समाप्त हो जाएगी, उत्पादकता। समझ में आ गई होगी बात। तो आप इसमें मृदा की प्रकृति एक हेडिंग डालें और 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस आप लिख लें। समझ में आ गया तो ये लिखना है, जिनको नहीं समझ में आया वो बैठे रहे। ठीक है, मृदा की प्रकृति, ठीक है। और इसके कोष्टक में ये तीनों वर्ड लिख लो, अम्लीय, ऑब्लिक उदासीन, ऑब्लिक क्षारीय। नेचर में हम इस चीज का अध्ययन इन तीनों में से डिसाइड करेंगे कि मिट्टी मृदा कैसी है, सॉइल कैसी है। इसमें लिखो, मृदा की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पीएच अम्लीयता, उदासीनता या क्षारीयता को बताएगी। या मृदा की जगह पदार्थ लिख लो ने, सारे पदार्थों के लिए यही आएगा। पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए, मृदा भी एक पदार्थ ही है, पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए, प्रकृति को निर्धारित करने के लिए पीएच स्केल का मतलब पैमाना होता है। स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं? पैमाना। पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 0 से 14 तक पैमाना अंकित होता है। 0 से 14 तक पैमाना अंकित होता है। जीरो से 14 तक पैमाना अंकित होता है, ठीक है। इसमें लिखो, नंबर 1, जिस पदार्थ का पीएच ठीक 7 होता है, जिस पदार्थ का पीएच ठीक 7 होता है वह उदासीन होता है, वह उदासीन होता है। ठीक 7 होता है, वह उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। जैसे वर्षा का जल, प्रकृति में सबसे शुद्ध जो रूप पानी का है वो कौन सा है? वर्षा का। और वर्षा का मतलब है जहाँ बूंद बनती है, न कि जो जमीन पर गिरता है वो, ठीक है। दूसरा नंबर 2 लिखो आप इसमें, जिस पदार्थ की पीएच या किसी पदार्थ की, ऐसे लिखो, किसी पदार्थ की पीएच 7 से कम है, 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय मिट्टी की पीएच हमेशा 7 से कम होगी, है ना। जिस पदार्थ की पीएच 7 से कम है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तथा पीएच का मान जैसे जैसे कम होता है, तथा पीएच का मान जैसे जैसे कम होता है
पीएच का मान जैसे जैसे कम होता है पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती जाती है, पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू दे दिया, इमली दे दिया है, संतरा दे दिया, पेशाब का एग्जाम्पल दे दिया, ये सब क्या है? अम्लीय है। ठीक है, जहाँ कहीं भी अपन एसिड की बात करें, जैसे पेशाब में यूरिक एसिड है, टमाटर में इमली में टार्ट्रिक एसिड है, नींबू में सिट्रिक एसिड है, तो ये सब क्या है? खट्टे हैं। ये छाछ और दही खट्टा है, तो इनमें क्या है? लैक्टिक एसिड है। तो इन सब की पीएच क्या है? अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि छाछ की पीएच है, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। सवाल जब आइडियोलॉजी आपसे पूछी जाएगी तो ऑप्शन में आपको पीएच क्या दी हुई होगी? 7, 7 से ऊपर, 7 से कम, और या फिर जैसे 7 से कम में भी आपको दे दिया तो एक दी हुई होगी 6.5 के आसपास और दूसरी दी हुई होगी 1 या 2 के आसपास। तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए छाछ को अपन पीते हैं तो छाछ क्या है? एक दुर्बल एसिड है, तो उसका वैल्यू क्या आएगी? 6.5 के आसपास आएगी। समझ आएगी ना बात? तो बहुत ज़्यादा एडजेक्ट जैसे दशमलव में अंतर नहीं देते हैं, वो एक आपका आइडिया परखते हैं। एडजेक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती है सवालों में, तो मतलब मिनिमम में और मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम वो है जिसको अपन सहन कर सकती है बॉडी, और मिनिमम वैल्यू फास्ट एसिड है वो। ठीक है, तीसरा आप इसमें लिखोगे जिस पदार्थ की पीएच 7 से अधिक है, जिस पदार्थ की पीएच 7 से अधिक है, जिस पदार्थ की पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तथा पीएच का मान जैसे 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 7 से बढ़ती है, जैसे जैसे 7 से बढ़ती है, जैसे जैसे 7 से बढ़ती है, वैसे वैसे क्षारीयता का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्षारीयता का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां देखो एक सवाल पूछते हैं कि ये क्षारीय मृदा जो है, ये क्षारीयता जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग अपन किस से लेते हैं? लवण से लेते हैं साधारण भाषा में। तो नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे सेम समस्या में मैंने आपको बताया था कि नमक जमने से मृदा के छेद जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो यहाँ अम्लीय जो मृदा है वो तो बेकार है, बंजर होती है वो तो, लेकिन हम ट्रीटमेंट करके किस मृदा को सुधार सकते हैं? क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछते हैं कि क्षारीय मृदा का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो लिख लो आप इसमें नीचे, क्षारीय मृदा का उपचार करने के लिए, क्षारीय मृदा का उपचार करने के लिए, उपचार करने के लिए, उपचार करने के लिए जिप्सम, हरी खाद, जिप्सम, हरी खाद तथा गोबर की खाद डाली जाती है, डाली जाती है। डाली जाती है। ठीक है, फिर भी इसको यदि अपन सुधारना चाहें तो एसिडिक जो मृदा है उसका इफेक्ट अपन कैसे खत्म करेंगे? है चूना,
और चूने का जो पाउडर फॉर्म में अपन मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के लिए जो चीज़ लेकर आते हैं, वो पत्थर कौन सा होता है? डोलोमाइट। डोलोमाइट पत्थर चूने का ही काम करता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए चूना, अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए चूना तथा डोलोमाइट का पाउडर डाला जाता है। डोलोमाइट का पाउडर डाला जाता है। ठीक है, तो अपने को मतलब किस प्रकार की विकृति मिट्टी में आती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को क्या डालना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जिस मिट्टी में H+ आयन बढ़ जाते हैं उसका एसिड बढ़ जाता है, और जिसमें OH- आयन बढ़ जाते हैं उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। मतलब अम्लीय मिट्टी के ऊपर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और क्षारीय मिट्टी के ऊपर कैसे आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 और 1 2H हो गए, ये H2O है, क्या हो गया? पानी। किसका फॉर्मूला है? जल का। इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, अकेले H के ऊपर एक पॉजिटिव है, अकेले OH के ऊपर क्या है? एक माइनस है। ये आपस में जुड़े तो प्लस माइनस रिजेक्ट हो गए, ये क्या हो गया? उदासीन हो गया। हो गया ना? इसीलिए मैंने, ये शुद्ध जल का फॉर्मूला है H2O, इसीलिए शुद्ध जल क्या है? उदासीन है। तो नीचे एक नोट के ऊपर लिख लो, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में H+ आयन एवं क्षारीय मिट्टी में, एवं क्षारीय मिट्टी में OH- आयन OH- आयन बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको मोटे तौर पर इसमें देखनी है। अब दूसरा सवाल इसमें आता है मृदा के वर्गीकरण पर। किस पर आता है? वर्गीकरण पर। पिछले 2-3 सालों में आरपीएससी की सभी भर्तियों में ये सवाल आ रहा है, आपको बता दूं मैं। तो मृदा का वर्गीकरण जो है वो अपने आप में, कोई भी वर्गीकरण अपने आप में फाइनल नहीं है। मृदा का कोई स्टैंडर्ड वर्गीकरण अपने को मिलेगा नहीं। फिर भी अगर आप विश्व भूगोल को पढ़ोगे तो 1893 में और 1898 में 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं ने इसका वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, और आज तक हम उसी वर्गीकरण को विश्व भूगोल के लिए स्टैंडर्ड वर्गीकरण मान के चल रहे हैं। और उसी के आधार पर जो क्षेत्रीय भूगोल है, जैसे भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, उसी के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके अलावा भी स्थानीय जो भूगोल है उसमें कई विचारक जो हैं वो अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करते रहे हैं। या फिर दूसरे वे में अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि मृदा का जो वर्गीकरण है वो किसी एक आधार पर नहीं किया गया है, अलग अलग आधार पर अलग अलग भूगोलवेताओं ने मृदा का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। लेकिन विश्व का जो स्टैंडर्ड वर्गीकरण है वो अपन किसका मानते हैं? वोयलकर ने सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था उसमें लीडर ने चेंज किया था। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये वोयलकर अमेरिकन भूगोलवेता थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। और इन्होंने 1893 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और दूसरा लीडर, इन्होंने 1898 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके वर्गीकरण को ही अपन स्टैंडर्ड वर्गीकरण मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूरे विश्व की मिट्टी, मृदा को कितने वर्गों में विभक्त किया है? कुल 11 वर्गों में विभक्त किया है। उसमें से भारतीय भूगोल के संबंध में या राजस्थान के भूगोल के संबंध में
अलग अलग भूगोलवेताओं की अपन स्टडी करेंगे तो कुछ भूगोलवेता उनमें से 11 टाइप की मृदा भारत में मानते हैं, भारत और राजस्थान में। और करीब करीब लगभग सभी जो भूगोलवेता हैं राजस्थान के संबंध में कितने टाइप की मृदा मानते हैं? 4 टाइप की। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर इन्होंने ये बताया कि मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 11 प्रकार पाए जाते हैं, और इन्हीं में से अपन राजस्थान और भारत के संबंध में इनको लागू करते हैं। तो अभी जो विश्व में मृदा का भूगोल में मान्य वर्गीकरण है वो किसकी देन है? वोयलकर एवं लीदर की देन है। इसी कार्य को संशोधित करते हुए लीदर ने थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो पहला सवाल, मृदा के वर्गीकरण में मुख्यतः वोयलकर व लीदर के वर्गीकरण को मान्यता प्रदान की जाती है, मान्यता प्रदान की जाती है। ये वर्गीकरण अमेरिका के इन विद्वानों द्वारा दिया गया है, लेकिन इस वर्गीकरण के अलावा भी भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जैसे नंबर 1, पहला है अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग। अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग संगठन। भू उपयोग संगठन, या इसके लिए भू उपयोग जमीन का सर्वेक्षण करता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन भी इसमें लिखा हुआ हो सकता है। जनरली इसमें भू उपयोग संगठन शब्द जो है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण दिया है वो है राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन। थीमेटिक संगठन, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन, ये थीमेटिक शब्द जो होता है ये कई जगह काम में आएगा। जो टीचर्स की एग्ज़ाम दे रहे हो उनको भी पता होगा। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? टेट पढ़ा है। टेट क्या है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है। इसमें थीमेटिक का मतलब क्या है? प्रासंगिक, रिलेवेंस, संबंधित। थीमेटिक का मतलब क्या है? प्रासंगिक। तो ये थीमेटिक वही शब्द है, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन। इसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद में देखो, इसमें उन 11 में से 6 वर्ग भारत में स्वीकार किए गए। जो विश्व स्तरीय मृदा का वर्गीकरण दिया गया था अमेरिका में, उसके कितने 11 में से 6 वर्ग स्वीकार किए गए। ये मैंने आपको बताया कि 4, 5, 6 अलग अलग भूगोलवेता या संगठन जो है अलग अलग संख्या स्वीकार करते हैं। और तीसरा वर्गीकरण भारत में जो दिया गया है वो वर्गीकरण दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। भारतीय ICAR ध्यान में रखोगे, भारतीय शॉर्ट में लिखा होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल परिषद होती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है,
इसमें भारतीय मृदा के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 7। इसमें 6। ठीक है, अब आपको केवल ये 2 सवाल बताए मैंने, इसने 6 बताए और इसने 7, बाकी आपको वैसे कुछ नहीं पूछेंगे। ICAR ने मृदा के कितने वर्ग बताए हैं? 7। और राष्ट्रीय एटलस एवं थैमेटिक संगठन, जो एटलस छापने वाली संस्था है, वो कितने वर्ग मानती है? 6। तो वहाँ 6 रंग की मृदा दिखाई जाएगी, इसमें कितनी दिखाई जाएगी भारतीय के संबंध में? 7 रंग की। ठीक है, अब एक्चुअल बात क्या है? तो वास्तव में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृदा का जो आधार अपन लेकर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को मृदा के टाइप्स की संख्या मिलेगी। तो इसमें नीचे पैरा चेंज करके लिखो, वास्तव में मृदा का वर्गीकरण, वास्तव में मृदा का वर्गीकरण उस आधार पर निर्भर करता है, वास्तव में मृदा का वर्गीकरण उस आधार पर निर्भर करता है, उस आधार पर निर्भर करता है जिस पर इसे वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। जिस पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किए जाने का मतलब क्या? जैसे कुछ विचारक ऐसे हैं जो मृदा के पार्टिकल, कण की साइज के आधार पर इसे वर्गीकृत करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसके रंग के आधार पर, जैसे काली भूरी पढ़ते हैं ना अपन, कुछ रंग के आधार पर, कुछ उसकी पीएच के आधार पर, तो जैसे अम्लीय, क्षारीय ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इस हिसाब से जो आधार है, या सरंध्रता, मतलब उसके अंदर, सरंध्रता का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की सिचुएशन क्या है, ऑक्सीजन की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ देखो आगे अपन जैसे कई बार बहुत सिंपल सवाल भी पूछ लेते हैं। यहाँ अपन जैसे वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। भूपर्पट्टी में, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। रेत के अंदर ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। ये जब अपन वायुमंडल की लेयर पढ़ेंगे उस टाइम में बताऊंगा। इसका पहला कारण ये है कि नाइट्रोजन हल्की गैस है, तो थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है, और वायुमंडल में ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन लगभग 16% के आसपास होती है। इससे ज़्यादा कोई भी गैस नहीं होती है। इसीलिए पेड़ पौधे जड़ों से अपना रेस्पायरेशन या श्वसन जो आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो कोई ये कहता है कि रंध्र मतलब उसके अंदर स्पेस, गैसेज कितनी है, मृदा का पार्टिकल या कण की साइज क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसका रंग क्या है, तो अलग अलग आधार हो गए। या कृषि के लिहाज से, कि खेती करने के लिहाज से वो कैसी है, किस प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं, इस आधार पर भी मृदा का वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ जो है वो मृदा का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर भी करते हैं, कि किस प्रकार उसका जेनेसिस, प्रादुर्भाव, मृदा बनी कैसे है, किन क्रियाओं के कारण बनी है, इस आधार पर भी। तो कहने का मतलब पेडोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, तो ये अपने आप में मृदा का चैप्टर उतना ही नहीं है जितना आप पढ़ते हो। एक वाइड स्कोप है इसका, साइंस की एक ब्रांच के रूप में आज इसको अध्ययन करते हैं। जैसे जियोलॉजी अपने आप में इंजीनियरिंग करवाई जाती है, पूरा एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो अपने को केवल सुपरफिशियल जो चीज़ अपने से पूछी जा सकती है वहाँ तक सीमित रहना है। बाकी किताब लिखने वाला इसको कहीं भी, जैसे एक पन्ने में भी बहुत बढ़िया अपन कलेक्ट कर सकते हैं और 30 पन्ने पढ़ के भी बहुत बढ़िया हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखो, जैसे मृदा का गठन, मृदा का गठन मतलब आधार बताए ना, इनमें एग्जाम्पल लिखना। जैसे मृदा का गठन, कोमा पीएच, पीएच, कोमा रंग, रंग, कोमा सरंध्रता, उसके अंदर वायु का स्पेस कितना है, सरंध्रता, या कृषि आदि मतलब वो खेती के लायक है या नहीं है, कृषि के लायक है या नहीं है, कृषि के लायक है या नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ आपको ये बताया है, कृषि और खेती दोनों एक ही हैं क्या?
हैं? कृषि और खेती दोनों एक ही हैं क्या? क्या फर्क है ये बताओ मेरे को। हाँ, फार्मिंग में केवल अपन क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं। कृषि में सहायक गतिविधियां आ जाती हैं। समझ आ गई बात? जैसे आदिवासी लोग हैं, पहाड़ों के ऊपर जंगल को आग लगाई, पहाड़ खाली हो गए, बारिश से पहले बीज छिड़क दिया फसल का और पहाड़ों के ऊपर फसल उगाई। क्या नाम पढ़ते हो राजस्थान की ऐसी स्थानांतरित कृषि के बारे में? इस एक साल पहाड़ के इस इलाके का जंगल जला दिया, काट दिया, एक तरफ उधर जोमिंग और स्थानांतरित तो है। जोमिंग तो एक वो है चेंजेबल कृषि के लिए। राजस्थान में इसको क्या नाम देते हैं? राजस्थान के आदिवासी लोग जिस जोमिंग कृषि को खेती को करते हैं वालरा, दजिया और चिमाता। वालरा, दजिया और चिमाता, ये 3 टाइप की होती है आदिवासी जो करते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा ट्रेंड है कि आप कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट कर बीज छिड़क रहे हो तो बात दूसरी है। माचिस की तिल्ली दिखाकर जंगल को खाली कर रहे हो तो बात दूसरी है। तो आप जुताई करके वहाँ बो रहे हो तो बात दूसरी है, और हाथ से फेंक रहे हो तो बात दूसरी है, और कुछ नहीं कर रहे हो, पिछले साल की फसल का पड़ा हुआ बीज अपने आप उग रहा है तो बात दूसरी है। समझ गए ना आप? तो जोमिंग कृषि के भी अपने टाइप्स हैं। जब अपन आदिवासी कृषि या खेती की जो प्रणाली है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो ये सारी जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी खाली आप इतना ही जानते हो कि जूमिंग खेती होती है, बस स्थानांतरित, स्थान बदल बदल के किया जाता है, उसके भी अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी आपके दिमाग में ये है कि शादी होती है, बस विवाह है, मैरिज, बट मैरिज में आपको हजारों सवाल मिलेंगे हैं। आदिवासियों में 10-10 टाइप मिलेंगे। हिंदुओं में आपको कितने टाइप मिलते हैं? हिंदुओं में विवाह की 8 रीतियां मिलती हैं। जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज को बुरा मानता है ना अपना समाज है। ये कह रहे हैं कि पीढ़ी, आजकल की पीढ़ी बिगड़ गई है, लव मैरिज को बुरा मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते? एक्चुअल में सिर्फ शब्द का ही फर्क है। एक्चुअल में सिर्फ शब्द का ही फर्क है। आप इतिहास में ये पढ़ोगे, गंधर्व विवाह लव मैरिज ही तो थी। अरे गंधर्व विवाह क्या था? लव मैरिज ही तो थी। अब नाम बदल दिया, मतलब जो काम कृष्ण जी करते थे उसके लिए मंदिर बना दिए और उसको हमने आस्था का एक प्रतीक बना लिया, और आज का युवा करता है तो गली में जूते खाता है। क्या फर्क है इन दोनों में? है तो वही चीज ने, है? गलत बोल रहे हो क्या? केवल सिर्फ शब्द के अलंकार से अपना दिमाग जो है वो इतना ब्लंट हो जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। गंधर्व विवाह लव मैरिज ही तो है। और जैसे उठा के मान्यता उस टाइम भी थी, जैसे पिशाच विवाह आप पढ़ते हो हैं, पिशाच भूत को कहते हैं, मान्यता थी इसको। आज क्या है, उठा के ले गए और शादी कर ली। इसको मतलब कानून की भाषा में आज और नाम देते हैं, जबकि प्राचीन शास्त्रों में इसको मान्यता है अगर उठा के ले गए और शादी कर ली तो भी शादी तो हो गई ना। तो यहां अपने को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में जो सवाल आते हैं वो चीजें डिस्कस करनी है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, अपन सीधे आएंगे इस यूएसए वाले वर्गीकरण के ऊपर। तो विश्व भूगोल आपके सिलेबस में नहीं है। 91 से जिस मृदा के वर्गीकरण का प्रयास अमेरिका से शुरू हुआ था, उसमें 2 फॉर्मेट हमारे सामने 1893 और 1898, 2 लोगों के नाम मैंने बताए, और उसी वर्गीकरण में से हमने अपनी मृदा को कैसे छांटा। तो आप इसमें लिखो विश्व स्तरीय मृदा वर्गीकरण, पैरा चेंज करके विश्व स्तरीय मृदा वर्गीकरण की कुल 11 श्रेणियों में से कुल 11 श्रेणियों में से
11 श्रेणियों में से राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली 2-3 साल से रेगुलर आ रहा है, यहां से आगे जो 4-5 लाइनें में लिखाऊंगा। 11 श्रेणियों में से 5 प्रकार की मृदा श्रेणियां पाई जाती हैं। 5 प्रकार की मृदा श्रेणियां पाई जाती हैं। ये आपको रटना ही है, क्योंकि इसको समझेंगे तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा। पहला टाइप जो है उन 11 में से वो है एरिडोसॉल्स। या एरिडोसॉल भी लिखा हुआ हो सकता है। एरिडोसॉल या एरिडोसॉल्स, ये एक वचन और बहुवचन का ही फर्क है। एरिडोसॉल मृदा का ये टाइप कहां पाया जाता है? ये 5 लाइनें आपको बिल्कुल रटके ही चलना है। कहां पाई जाती है, कोई बताएगा क्या? सिक्कर में, बिल्कुल सही है। देखो, शेखावाटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालोर, लूणी का जो अपवा क्षेत्र है उसमें, इस पूरे फील्ड में जो मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे अपने यहाँ राजस्थान का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो काली मिट्टी, बुरी मिट्टी ऐसे पढ़ते हैं अपन, लेकिन विश्व स्तरीय वर्गीकरण को जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को ऐसी टर्म्स ही मिलेंगे। आप पिछले 3 साल के पेपर देखोगे तो शायद कोई एक आध एग्जाम ही चुकी होगी जिसमें यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया। 5 लाइनें अपने को दिख रहा है कि यहाँ से सवाल आना है तो इनको रटना है। तो अपने यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी है? तो झुंझुनू से लेकर इधर आप जालोर तक चले जाओ इस पट्टे में, ठीक है। तो इसमें लिखो सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, नागौर, पाली एवं जालोर, पाली एवं जालोर, पाली एवं जालोर। कौन सी मृदा है यहाँ? एरिडोसॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो ज्यादा नहीं करोगे ना आप तो 2 रट लोगे तो भी काम चल जाएगा, आपको बता दूं भाई। 4 ऑप्शन आते हैं, 5 में से 2 या 3 रट लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कितने आएंगे? 4। 3 को आप खारिज कर दोगे तो नजदीक पहुंच जाओगे। दूसरा शब्द जो काम में लिया जाता है वो है एंटीसॉल्स। कौन सी है? एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स मृदा जो है, अब देखो मृदा के हिसाब से अगर विश्व वर्गीकरण की अपन बात करें तो देखो मैंने आर्टिफिशियल जो नमी वाला प्रदेश है IGNP फील्ड उसको टाल दिया। तो पश्चिमी राजस्थान का तटवर्ती पूरा भाग, भाई उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये नहर लाएंगे, उसने तो अपने हिसाब से सेट किया है। तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में बाड़मेर, जैसलमेर, मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है उन सभी जिलों में क्या है, ठीक है। और उसमें आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हिसाब से अपवाद नहीं रखना है, क्योंकि बनावट के हिसाब से तो मृदा उनकी एक जैसी है। तो आप इसमें लिखो पश्चिमी तटवर्ती राजस्थान के सभी जिले, पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले लिख लो आप। उनमें कैसी मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल्स टाइप की पाई जाती है। ठीक है। अगला है इनसेप्टिसॉल्स। इनसेप्टिसॉल्स, इनसेप्टिसॉल्स में आप इसको ध्यान रखोगे तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां अपने मुख्यतया मार्बल इंडस्ट्री है और उसके साथ जयपुर और दौसा को भी जोड़ देना। तो मार्बल इंडस्ट्री वालों में सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर और दौसा, इन सब में कौन सी पाई जाती है? तो जहां पत्थर इंडस्ट्री है डेवलप, उन सब में बेसिकली क्या पाई जाती है? इनसेप्टिसॉल्स।
पत्थर इंडस्ट्री वालों के अलावा, हालांकि जयपुर और दौसा में बहुत ज़्यादा बड़ी पत्थर इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ की रेत जो है उनसे मैच करती हुई सी है। तो आप इसमें लिख लो सिरोही, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, दौसा। रटने वाली बातें हैं पांचों ही, गैस पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये कैसी रेत है यहां? इनसेप्टिसॉल्स। और चौथा है अल्फीसॉल्स। देखो याद रखने का आइडिया दिया है मैंने, इनसेप्टिसॉल्स में पत्थर इंडस्ट्री वालों के अलावा जयपुर और दौसा को जोड़ा, याद रह जाएगा। ऐसे ही इधर इसमें शेखावाटी के अलावा जालोर और पाली को जोड़ा है, ठीक है। या अल्फीसॉल्स, अल्फीसॉल्स अब इस वर्गीकरण में जो विश्व स्तरीय वर्गीकरण मान्य है उसमें मृदा के जितने 11 टाइप बताए गए हैं उन सब में उपजाऊ जो है वो यही है। और ये मृदा का टाइप जो है वो उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां नदियों के डेल्टा निर्मित होते हैं। नदियों के अपवाह क्षेत्र में बेसिकली कौन सी रेत होती है? अल्फीसॉल्स। या फिर कहीं सिंचाई मैदानों पर सिंचाई हो रही है तो अपने यहाँ राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्र कौन से हैं? उपजाऊ क्षेत्रों में जैसे जयपुर है, अलवर है, दौसा है, भरतपुर है? और इसके अलावा हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन सवाईमाधोपुर और करौली की रेत जो है वो भी यहाँ इनके जैसी मिलती है। तो इन जिलों में कौन सी है? अल्फीसॉल्स। दूसरा मैंने मोटा सवाल ये बताया कि जैसे वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इन 11 टाइप्स में से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मृदा जो है वो कौन सी है? अल्फीसॉल्स है। तो इसके ऊपर लिख लो, इस हेडिंग के ऊपर ही लिख लो आप इसके सर्वाधिक उपजाऊ। इससे आपको पता चल जाएगा कि नदी सर्वाधिक उपजाऊ फील्ड कौन से होते हैं? सिंचाई वाले, नदी घाटी परियोजनाओं वाले। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ये शब्द लिख लिया सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है। तो जैसे मान लो राजस्थान शब्द नहीं दिया जाए और सीधा ये दे दे कि निम्न में से कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। और क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, तो इसमें लिखो जयपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर व करौली, सवाईमाधोपुर व करौली, सवाईमाधोपुर व करौली, ठीक है। और लास्ट का जो टाइप है वो है वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स ये बस जो दक्षिणी बच गए, पहली बात तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती, उनमें लिख लो हाड़ौती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वहां, ठीक है। इसके लिए उसने अपने वर्गीकरण में जो पहचान बताई है, देखो उष्ण और उपोष्ण इलाकों में सबसे ज्यादा यही रेत पाई जाती है। तो राजस्थान का सबसे उष्ण उपोष्ण जो एरिया है वो दक्षिणी राजस्थान है, तो वहां कौन सी रेत पाई जाएगी? वर्टिसॉल्स पाई जाएगी। ये मैंने विश्व वर्गीकरण के आधार पर सवाल बताया है, ठीक है। तो ये सवाल अलग है, विश्व स्तर पर भूगोल का जो वर्गीकरण मान्य है उसके हिसाब से राजस्थान में मृदा के जो 5 टाइप पाए जाते हैं वो पांचों टाइप मैंने आपके सामने रख दिए हैं। क्लियर होगी बात? अब इसमें दूसरा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भूगोलवेत्ता जो है वो अलग अलग बताते हैं। उत्पत्ति ऑब्लिक रंग, साथ में रंग भी लिख लेना, उत्पत्ति ऑब्लिक रंग के आधार पर मृदा के प्रकार। अब देखो ये दोनों शब्द मैंने एक साथ लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये मिक्सअप वर्गीकरण है। उसमें वो वर्गीकरण भी शामिल है जो रंग के आधार पर है और वो भी है जो उत्पत्ति के आधार पर है। अब यहाँ आपको पहला सवाल, जैसे राजस्थान में भूरी रेत कहाँ पाई जाती है, या फिर पूछ लिया धूसर रेत कहाँ पाई जाती है,
लाल बलुई कहाँ पाई जाती है? पता है क्या? लिखो भूरी, भूरी रेत, ये टोंक सवाईमाधोपुर। इनमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में से हैं। टोंक, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी व राजसमंद। भीलवाड़ा, बूंदी व राजसमंद। अपने यहां वाले का रंग कैसा है? लाल बलुआ। गोल्डन के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? लाल बलुआ। तो दूसरा आप इसमें लिखोगे लाल बलुआ। अपने यहां की मिट्टी लाल बलुआ टाइप की है। इसमें लिखो चूरू, झुंझुनू, नागौर। चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर। पाली, बाड़मेर, जालोर। शिखर की ऑटोमेटिक इनके बीच में आ गई तो आई गई। फिर नेक्स्ट दूसर। दूसर रंग कैसा होता है? दूसरा रंग कैसा होता है? दूसरा रंग देखा है क्या? है? दूसरा रंग किसको कहते हो? है? दूसरा रंग नहीं जानते? अरे गीट देखे होगे। अब इसका क्या है, मीनिंग अलग अलग हो सकता है। हैं? जैसे एक बार प्रिंस जैसा कोई डोकरा अपनी घरवाली को मूवी दिखाने ले गया है। घरवाली को मूवी दिखाने ले गया तो डोकरी थोड़ी चंट थी तो उसको एक डायलॉग याद रह गया मूवी का। मूवी में डायलॉग था, बोला डार्लिंग मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? तो सामने वाला पार्टनर बोलता है प्यार। तो उस डायलॉग को डोकरा गया भूल। दूसरे दिन सुबह सुबह मुंह धोने से पहले डोकरी ने रिपीट किया, बोला डार्लिंग मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? तो डोकरो बोले गीड। हैं? तो दूसरा रंग की जो है वो देखो जयपुर से शुरू हो जाए। जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, ये जो फील्ड है इसमें किस रंग की है? दूसरा रंग के। ये रंग कैसा है ये अपन देखते हैं, ये नहीं है। ये एक्चुअल जो सिचुएशन है वो सैटेलाइट डायग्राम से डिसाइड होती है। मैंने आपको बता दिया इन सारी चीज़ों का इसरो के सैटेलाइट सिस्टम से सर्वे होता है। अब अपने को हो सकता है कि गीड जैसी नहीं दिख रही होगी, है? तो आप इसमें लिखो नागौर, पाली, अजमेर, दौसा, जयपुर। अजमेर, दौसा, जयपुर। फिर अगली लिखो लाल दोमट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। उसमें दो दो तीन तीन जिलों के पैर होते हैं, अकेला जिला नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा सवाल जब भी पूछा जाता है, क्योंकि अकेले जिले में कंट्रोवर्सी हो सकती है कहीं वर्गीकरण में, तो कम से कम 2 या 3 जिले, मिनिमम 2 होंगे, उसके अलावा 3-4 ऐसे जिले हो सकते हैं। सेट पूरा आएगा इसमें, यह भी कंफर्म है, अकेला डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है? तो इसमें लिखो आप राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मतलब दक्षिण राजस्थान हो गया, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दक्षिणी राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये तो रंग के हिसाब से हो गए। फिर एक सवाल पूछते हैं लवणीय मिट्टी या लवणीय मृदा जो है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो इसमें आप बाड़मेर और जालौर कर लो, बाड़मेर और जालौर।
बाड़मेर और जालौर। इसके अलावा जैसे जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? अरे मिट्टी के साथ ऐसे जलोढ़, वातोड़ ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं। वातोड़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ऐसे शब्दों का क्या मतलब होता है? हैं? मैंने आपको बताया था कि चट्टानों पर किसी प्रकार की क्रिया से रेत बनती है। अब वो कोई मिट्टी अगर वायु के घर्षण से बनी है तो कैसी होगी? वातोड़ होगी। और पानी के साथ कटाव से यदि उसका निर्माण हुआ है तो वो क्या होगी? जलोढ़ होगी। अब जलोढ़ मृदा तो आप बता ही दोगे, हैं? अरे चट्टानों के ऊपर पानी बहना देख लो आप कहाँ कहाँ है। सवाईमाधोपुर, करौली, चंबल का अपवा क्षेत्र है। इसके अलावा हाड़ौती का पठार है, उसके ऊपर अपन काली सिंध वगैरह कई नदियाँ पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अजमेर की नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी या और कोई सी? ठीक है। तो मतलब जहाँ नीचे चट्टाने हैं और ऊपर पानी का बहाव है, सीधी सी बात ये है। तो आपको दिख रहा है। तो इन क्षेत्रों में तो इसमें लिखो टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, करौली, अजमेर, अजमेर तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उसमें हाड़ौती का पठार वगैरह सब आ जाएगा एक साथ ही। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पहचान क्या है इसकी? देखो जलोढ़ मृदा, इसके ऊपर लिख लो अवसादी चट्टानों का जल से अपक्षय। इसका मतलब नदियां बहेंगी। अवसादी, पहचान ये है अवसादी चट्टानों का जल से अपक्षय होने से कौन सी मिट्टी बनेगी? ठीक है। दूसरी बात देखो, ये जो वातोड़ मृदा है उसको अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बलुई। तो मैंने आपको देखो पश्चिमी राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि हम्मादा टाइप का मरुस्थल है और वो चट्टानें वायु के घर्षण से कटती है। तो ये जो वातोड़ या बलुई मृदा है वो किस में पाई जाएगी? पश्चिमी राजस्थान में। लिख लो आप इसमें बलुई ऑब्लिक वातोड़, पश्चिमी राजस्थान में। सिर्फ हिंट पकड़ना है आपको, रटना नहीं है किसी चीज को। थोड़ा सा दिमाग में हिंट आ गया तो आप अपने आप कर लोगे, उससे रटने वाला काम नहीं करना है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। एक कई बार क्या होता है कि एक एग्रीकल्चर के हिसाब से वर्गीकरण जो है वो विश्व स्तर पर दिया गया है, उसके चक्कर में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका संबंध जहाँ तक राजस्थान से है वो 3 शब्द आपको पकड़ दें, ठीक है। तो आप इसमें लिखो कृषि के आधार पर या विशिष्ट कृषि मृदाएं, ऐसे ये शब्द लिख लो। वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे अपन, विशिष्ट कृषि मृदाएं, विशिष्ट कृषि मृदाएं केवल राजस्थान के संबंध में देखेंगे अपन। पहला है साइरोजेक्स या रेवेरिन। साइरोजेक्स या रेवेरिन बता सकते हो? देखो मैं यहां बता रहा हूं गंगा तंत्र। गंगा तंत्र में ये मृदा पाई जाती है। अब गंगा तंत्र का संबंध राजस्थान में कहां से है? कौन सी नदियां गंगा नदी में जाकर गिरती है? बनास, बाणगंगा, ये गिरती है ना। समझ गए आप? गंगा तंत्र मतलब गंगा की वो सहायक नदियां जो राजस्थान में बहती हैं उनके अपवा क्षेत्र में। और इसके अलावा जैसे आप बांग्लादेश तक पहुंच जाओगे, जब अपन भारत के भूगोल में गंगा नदी को पढ़ेंगे तो गंगा नदी के कौन से यूपी से
हिमाचल से, राजस्थान से, मतलब कौन सा सिस्टम उसका बनता है। तो गंगा तंत्र में पूरे में साइरोजेक्स या रेवेरिन टाइप की मृदा पाई जाती है। दूसरा सवाल आप इसमें लिखोगे जिप्सीफेरम। जिप्सीफेरम, जिप्सीफेरम में जिप्सी शब्द जो है वो जिप्सम से ही है। अब जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाया जाता है? बीकानेर। जिप्सीफेरम मृदा का टाइप जो है वो राजस्थान में किस जिले में है? बीकानेर में। जिप्सम का सबसे बड़ा भंडारण उत्पादन राजस्थान की किस में? बीकानेर में। एक लिखेंगे आप, कैल्सीफेरम। बाकी आप छोड़ दो। कैल्सीफेरम किससे बना है? कैल्शियम से। ये जैसलमेर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जैसलमेर में। ये तो हो गए वर्गीकरण से संबंधित चीजें अपने। अब विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर जैसे मृदा को लेकर हमारी जो चुनौतियां हैं उन पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बार बार रिपीट होने वाला है, वो है सेम समस्या। क्या है? सेम समस्या। अब देखो, सेम समस्या के बारे में मैंने आपको पहले से ही दो बातें बता दी हैं। राजस्थान में सेम समस्या दो जगह पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, और दूसरा चंबल की जो सहायक नदियों से अपन नहरें निकालते हैं, चंबल क्षेत्र में। ठीक है। अब यहाँ ये जो अपनी मृदा का संबंध खेती से, सिंचाई से है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ ये दोनों स्थानों पर अपने सामने जो सेम की समस्या है उसमें फ़र्क क्या है? मैंने एक दिन बताया था आपको कि दोनों की मिट्टी अलग अलग है। चंबल क्षेत्र में बेसिकली जैसे वर्टिसोल्स टाइप की सॉइल मैंने आपको बताई है, और इधर मैंने आपको कैसी बताई है? ब्लूई मृदा। तो ब्लूई मृदा खुली है ऊपर से, इसका मतलब है कि उसमें रंध्र या छेद खूब सारे हैं, तो पानी को अपन नीचे ड्रेन कर सकते हैं। जबकि वहाँ नीचे क्या है? पत्थर है। तो इस सेम समस्या से अब सेम क्या है? एक तरह से पानी का भराव है। तो जैसे पानी अपन ने सिंचाई में यूज किया और नीचे ड्रेन हो जाए, अगर ऐसा सिस्टम अपन कर दें तो मिट्टी के छेद बंद नहीं होंगे। मिट्टी के छेद बंद नहीं होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। समझ आ गई ना बात? तो यहाँ दोनों जगह अलग अलग टाइप का सिस्टम अपने को चाहिए। तो आईजीएनपी फील्ड में जो पद्धति अपन काम में ले रहे हैं वो नीदरलैंड से ले रहे हैं, और इंडो डच निकासी सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंडो डच निकासी सिस्टम। ये हमने कहां से ली है? नीदरलैंड से। इंडो डच निकासी प्रणाली लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बहुत गहराई में नीचे जाके, जैसे लिफ्ट कैनाल से सिंचाई करते हैं, जैसे पानी नीचे बह रहा है, सिंचाई कर रहे हैं, उसमें लिफ्ट से उठा के पानी नहर में डाल रहे हैं। इसका मतलब उस मूल नहर का तल नीचे है। तो वापस जैसे इस फील्ड में सिंचाई हो रही तो नीचे 4-5 फीट नीचे पाइपलाइन देके, और जैसे अपना बूंद बूंद सिस्टम नहीं होता क्या, ऐसे पाइपलाइनों को नीचे लेके और उनसे ऊपर पानी डालेंगे, सिंचाई का नीचे आ जाएगा और वापस मूल नहर में चला जाएगा। ये क्या है? इंडो डच निकासी सिस्टम है। इसको हम नीदरलैंड की मदद से कहाँ अपना रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में। किस प्रॉब्लम से निपटने के लिए? सेम समस्या से निपटने के लिए। समझ में आ गई बात? तो पहली बात तो सेम समस्या क्या है? तो सेम समस्या में लिखो आप इसमें, अधिक सिंचाई से मृदा के रंध्र
बंद होने से, मृदा के रंध्र बंद होने से फसल तंत्र को प्रभावित होता है, फसल तंत्र को प्रभावित होता है, फसल तंत्र को प्रभावित होता है। फसल तंत्र को प्रभावित होता है, ठीक है। वास्तव में इस समस्या में नमक से, इसमें लिखो, इसमें नमक से मृदा के छेद बंद हो जाते हैं। कारण अधिक सिंचाई है, जैसे अपने कूलर पे भी तो नमक जम जाता है। अधिक सिंचाई से नमक से रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए 2003 से ही यहां, इस समस्या से निपटने के लिए 2003 से ही यहां 2003 से ही यहां नीदरलैंड की मदद से, 2003 से यहां नीदरलैंड की मदद से इंडो डच प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडो डच प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहने का मतलब जैसे फिक्स है, ये जैसे अंडरग्राउंड अपन पाइप गाड़ देते हैं खेत में, तो उनको बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि उस पथरीले इलाके में, पठारी भाग पर बहुत गहराई में ऐसा सिस्टम नहीं लगा सकते। दूसरी बात, तो वहाँ लिफ्ट कैनाल भी यूज नहीं करते हैं, तो सिंचाई वाली ज़मीन पर और जो नहर है उसमें बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है। तो वहाँ क्या करते हैं, बहुत जैसे फसल की जो अपन निराई गुड़ाई करते हैं, मान लो कि आधा फीट तक करते हैं, तो आधा 1 फुट नीचे ज़मीन में ऐसा तंत्र लगाते हैं और उसको बार बार बदलना भी पड़ता है। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? राजाद प्रणाली। क्या है? राजाद प्रणाली। ये भी सेम समस्या से निपटने के लिए है, लेकिन इसको हमने कहा चंबल फील्ड में अपनाया, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, चंबल क्षेत्र में सेम समस्या से निपटने के लिए, ये कनाडा की मदद से है। चंबल क्षेत्र में सेम समस्या से निपटने के लिए, चंबल क्षेत्र में सेम समस्या से निपटने के लिए कनाडा की मदद से, कनाडा की मदद से राजाद प्रणाली को अपनाया जा रहा है। राजाद प्रणाली को अपनाया जा रहा है। हो गया। इसके अलावा देखो क्या है, अब दूसरी चीज मैं बताऊं कि अपन जैसे पोषक तत्वों की बात करें मिट्टी में, तो बेसिकली कभी आप लोगों ने यूरिया खाद के कट्टे को देखा है क्या? है? क्या लिखा होता है उसके ऊपर? है? अरे मोटे तो मोटा मोटा लिखा होता है, ऐसे पड़ोसियों को भी दिख जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। समझ गए आप? तो यहां देखो नाइट्रोजन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन खूब है, लेकिन पौधों की, फसल भी पौधा ही है, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन है। और यूरिया खाद से ग्रोथ इतनी तेज क्यों होती है? क्योंकि जो हम डाल रहे हैं उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं यूरिया में, और इन 3 में से भी 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सेम समस्या है तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भूप्रपट्टी में, जिस फील्ड में पौधों की जड़ें होती हैं, वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी बात, जैसे अगर पानी भर गया, जहाँ जहाँ वायु को रुकना था मिट्टी में, वहाँ पानी भर गया तो हवा बाहर निकल गई, तो न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन जैसी गैसीय चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी।
और बाय द वे बच भी गई तो वहां पौधे नाइट्रोजन को सीधा यूज नहीं करते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होती है और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में यूज करते हैं, NO3 फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, नाइट्रेट के रूप में है, नाइट। और जैसे ये NO2 ये नाइट्राइड है, क्या है, नाइट्राइड। तो इस रूप में भी नहीं करता है, इस रूप में यूज करेंगे। तो यहां IGNP फील्ड में आपने देखा कि हम क्या उगा रहे हैं, इस समस्या को बढ़ावा देने वाली, जैसे वहां दलहन फसलों का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया है, समझ रहे आप। जैसे चावल बोएंगे, गेहूं बोएंगे, इसके अलावा कपास ले आए अमेरिकन, जिसको अपन BT कॉटन बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो हम जैसे साइक्लिक क्रॉप सिस्टम, साइक्लिक क्रॉप सिस्टम का मतलब है कि जैसे अपन ने कहते हैं कि पिछली बार यहाँ बाजरा था, इस बार मोठ बोते हैं, ग्वार बोते हैं, इससे मृदा की क्वालिटी मेंटेन होती है। सारी चीज़ें चाहिए, जैसे खाद है तो खाद अपनी फसलों में, जैसे खरीफ की फसलों में ग्वार से अच्छी होती है खेत में, ठीक है, बाजरे से नहीं होती। और मिट्टी का जो नाइट्रोजन नाइट्रेट का लेवल है वो दलहन फसलों से होता है। जैसे किसी भी दलहन फसल के पौधे को आप उखाड़ोगे तो उसके नीचे गांठें मिलेंगी, मोठ की जड़ों में गांठें दिखती हैं, समझ रहे आप। सबसे ज़्यादा होती है मटर की जड़ों में। तो उन गांठों में क्या होता है, उन गांठों में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की फैक्ट्री होती है। दलहन फसलें अपने को बदल बदल कर बोनी चाहिए, इससे मिट्टी का जो पोटेंशियल है नाइट्रोजन को लेकर वो मेंटेन रहता है। और यदि हम दलहन फसलें नहीं बोएंगे तो 2-4 फसलों के बाद में नाइट्रोजन का लेवल क्या है, गिर जाएगा, ठीक है। तो IGNP फील्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर हम क्या बोने लग गए, तो सेम समस्या के साथ साथ वहाँ प्रोडक्शन में गिरावट आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ अपन दलहन फसलों को नहीं बोते हैं। तो अभी जो रिसेंटली उपाय है भाई, सिंचाई वाली सीजन में सर्दी में बेसिकली मटर बोया जा सकता है, तो मटर से सेम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरी बात, मटर से निजात कैसे पाया जाएगा, तो एक तो जैसे कपास और उसमें चावल में जितनी सिंचाई करनी होती है, पहली बात तो मटर में उतनी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, तो पानी का भराव कम रहेगा। दूसरा, नीचे नाइट्रोजन का लेवल जो मिट्टी में गिर रहा है उसको इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया वो मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हालांकि एक प्रयोग IGNP फील्ड में या पूरे राजस्थान में दशकों पहले यहाँ किया गया था। एक हम ऑस्ट्रेलियाई मूल का एक पेड़ लेके आए थे, आपको पता होगा, सफेदा जिसको अपन यहाँ बोलते हैं, यूक्लिप्टिस, है ना। ये यूक्लिप्टिस क्या है, देखो सेम समस्या से तो ये अपने को निजात दे रहा है, लेकिन इससे पर्यावरण को गंभीर खतरे भी पैदा हो रहे हैं। तो सेम समस्या का निस्तारण कैसे करेगा ये सेम समस्या का निस्तारण इसलिए करेगा क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, समझ गए आप। जैसे ये नीचे से पानी उठाएगा ज़मीन से, जड़ों से, और अपनी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की रेट इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नमी है उसको तो उठा लेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लिए तो ज़मीन के छेद खोल देगा, लेकिन इससे पर्यावरण को बाकी खतरे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अब इसको वापस हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ये पौधा जो है नमी को हटाने में बहुत कारगर रहा था और बहुत बड़ी मात्रा में इसको लगाया भी गया था। तो इसमें 2 बातें लिखो, ऑस्ट्रेलियाई मूल का पादप यूक्लिप्टिस, ऑस्ट्रेलियाई मूल का पादप यूक्लिप्टिस, ऑस्ट्रेलियाई मूल का पादप यूक्लिप्टिस की वाष्पोत्सर्जन दर, यूक्लिप्टिस की वाष्पोत्सर्जन दर यूक्लिप्टिस की वाष्पोत्सर्जन दर अत्यधिक होने के कारण ये सेम समस्या का एक निवारण है। हेलो, हाँ सर, अभी सर 10 एक मिनट में आऊँ, क्लास छोड़ के,
या पहले? हाँ, तो 10 मिनट में क्लास छोड़ गया हूँ। ठीक सर, ठीक है। लेकिन पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब इसे ठीक नहीं माना जाता। लेकिन पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब इसे ठीक नहीं माना जाता। दूसरा, मटर की फसलें सेम का अच्छा निवारण है, या सेम समस्या का अच्छा निवारण है। मटर की फसलें सेम समस्या का अच्छा निवारण है। अच्छा निवारण है। एक शब्द जैसे आता है इनमें, पाणो शब्द पढ़ाया गया, है वही है, लेकिन अब एक्चुअल में इसका मिट्टी जगह जगह अपन यूज करते हैं। जैसे मिस्त्री चिनाई कर रहा होता है, तो जैसे वो थोड़ा सा लिक्विड सीमेंट घोल के पणू मार दे, बोलते हैं ना, बस वो ये जब कोई भी जलतंत्र है, तालाब है, झील है, या नहरी क्षेत्र में अपन सिंचाई करते हैं, पानी भर दिया, उसके बाद में जैसे चिकनी रेत टाइप एक पपड़ी सी जम जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? पणा। उस पपड़ी को क्या होता है उससे? उसके अपने फायदे भी हैं, उसके अपने नुकसान भी हैं, हैं? क्या है पणा का नुकसान? क्या है? स्लिप होते हैं, हैं? तो उसी पे क्यों होते हैं? स्लिप तो कहीं भी हो सकते हैं, हैं? हैं? हाँ, बाथरूम में हो जाते हैं। देखो कितने लोगों ने हड्डियां तोड़ाई है, हैं? कूल्हे की हड्डी टूटने का सबसे बड़ा रीजन भारतीय बाथरूमों में अंग्रेजी टाइल है, हैं? है कि नहीं? जब तक लोग बाहर खुले में उस शिला पे बैठ के नहाते थे, कोई हड्डी नहीं टूटती थी, हैं? तो लिखो आप इसमें, अत्यधिक जल सिंचाई प्रणाली वाले क्षेत्रों, कौमा तालाबों या झीलों के सूखने के बाद तालाबों या झीलों के सूखने के बाद उन पर जमने वाली पपड़ी, उन पर जमने वाली पपड़ी क्या है? पणा। ठीक है। हेलो, हाँ बेटा बोल। ओके, ठीक ठीक हो गया। एक इसमें होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस रेत के ऊपर जैसे रेंगती मौत, मृदा तपेदिक, मृदा टीबी, ऐसे शब्द आते हैं। किसको कहते हैं? देखो पहली बात तो इसके उतने ही नाम हो सकते हैं जितने टीबी के हैं। तपेदिक, यक्ष्मा, काक रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के सारे नाम किसको दिए जा सकते हैं? अक्षय रोग भी इसी को कहते हैं। मृदा का अक्षय रोग, अक्षय किसको कहते हैं? टीबी को। इसके अलावा काक रोग, तो मृदा का काक रोग किसको कहते हैं? मृदा का ट्यूबरकुलोसिस किसको कहते हैं? तो बेवकूफ बनाने के लिए
अगले को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो शब्द मैंने लिखे हैं, तपेदिक, टीबी, काक, क्षय, ये सब टीबी के पर्याय है। इसका मतलब रेत को भी टीबी होती है, हैं? रेंगती मौत, इसका शॉर्ट में उत्तर है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब क्या है? मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर, अब समझ जाओगे आप, समझदार तो हो ही, दूसरे स्थान पर। अब ये कैसे जा सकता है? तो देखो, अपर्दन के तरह तरह के, देखो मृदा अपर्दन, अब इधर इसको तीर के निशान से ये तेज आंधियों के साथ जा सकती है, ये वर्षा के साथ जा सकती है, और चंबल में जो है वो क्या है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन किस में? चंबल, नहरी क्षेत्र में, नहरों के साथ कटाव हो सकता है। ये सब तो राजस्थान में रेंगती मौत का कारण है। राजस्थान में रेंगती मौत का कारण है, या राजस्थान में मृदा टीबी का मुख्य कारण है। तो जो भी ऊपर की उपजाऊ परत है वो किसी भी वजह से जाए, ठीक है। अब सबसे बड़ा पूछे तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ क्या है? रेगिस्तान है। अगर प्रधान कारण पूछा या बड़ा कारण पूछा तो वायु है, नहीं तो राजस्थान में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। वर्षा से भी उबड़ खाबड़ जमीन है, बहुत सारी जो उपजाऊ फील्ड है वो वीरान हो जाते हैं, या फिर हवा से पश्चिमी राजस्थान के जो अरावली के उत्तर पश्चिम में सारे जिलों में ये समस्या है। फिर उधर अपन यदि चंबल के अपवा क्षेत्र में जाएँ तो वहाँ भी नाले या गड्ढे पड़ जाते हैं पानी के बहने से, तो उपजाऊ ऊपर की जो लहर है वो चली जाती है बहकर। इसके अलावा जैसे कोई छोटा मोटा सवाल इसमें पूछें तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चल रहा है अभी राजस्थान में, तो वो कितने जिलों में चल रहा है? ये मृदा समस्या को लेकर ही है। तो राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, और केवल जिलों की संख्या 14 है। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है? 14 जिलों में। दूसरा एक सवाल, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में है? गंगानगर में। तो इसमें लिखो राज्य की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि गंगानगर। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि गंगानगर में है। और सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो किस जिले में है? जैसलमेर में। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। ये कुछ मोटी मोटी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं। इनमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो।